गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो अपन डिस्कस करते हैं अपना रीजनिंग का सिलेबस। आपका SBI PO का एग्ज़ाम है, इसके लिए अपन रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे आएगा, कि कौन कौन से टॉपिक्स है। देखिए रीजनिंग जो है आपके पास 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट है वर्बल, सेकेंड पार्ट है नॉन वर्बल, थर्ड पार्ट है एनालिटिकल, लास्ट वन लॉजिकल। ठीक है। अब इसमें जो आपके पास नॉन वर्बल वाला सेक्शन है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। ये आप चाहो तो रेलवेज़ या फिर SSC दोनों में से किसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी आपको उतनी खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको स्किप कर देते हैं, बाकी सबको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करके देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल और मिसलेनियस सीरीज़ में क्या होता है आपके पास, ये जनरली जो क्वेश्चन है, ये जो जनरली टॉपिक है, ये सिर्फ आपको क्लर्क के ही एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर आप SBI क्लर्क का एग्ज़ाम, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम या फिर और किसी एग्ज़ाम के क्लरिकल लेवल पर जा रहे हो तो फिर ये काम का है, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, लेकिन क्लर्क में ये 5 नंबर का डेफिनेटली आता है, तो ये आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक जिसमें आपके पास प्रॉपर मिसलेनियस सीरीज़ होती है, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ आपके पास नंबर्स होते हैं, सभी का कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा कि बताइए लेफ़्ट से किसी का नंबरिंग, या राइट से, या फिर हो सकता है किसी के रेफरेंस में पूछ ले। सेकंड टाइप का जो इसका क्वेश्चन आता है, इसमें आपके पास ऑलरेडी नंबर ही गिवन होते हैं, बस आपको नंबर में थोड़ा बहुत चेंजेस करके बताना होता है। जैसे कुछ आपके पास सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास हो गया 243, 5, 7, 5, 1, इस टाइप के कुछ 4-5 नंबर्स की सीरीज़ होगी। अब इसमें आपसे करवाएगा क्या, पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हो सकता है कि सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं उनकी हर एक डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। फिर पूछेगा सेकंड हाईएस्ट, थर्ड लोवेस्ट, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें हो सकता है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली क्लियर के लिए। अगर आप PO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर आप क्लैरिकल के लेवल पर जा रहे हो तो आप इसको करिए। ठीक है। सेकंड है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, इसका प्री में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, दोनों टाइप से इससे क्वेश्चन पूछता है। क्लर्क में भी आता है, PO में भी आता है, या SSC में भी आता है, रेलवे में भी आता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ब्लड रिलेशन को करके ही जाइए। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप बिल्कुल आराम से इसको बना भी सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ब्लड रिलेशन में टोटल आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला जो ब्लड रिलेशन का टाइप होता है, इसमें आपके पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके पास एक पर्सन होगा जो दूसरी तरफ पर्सन की तरफ कुछ भी पॉइंट आउट करके एक छोटा सा स्टेटमेंट बोल रहा होगा, बस आप उसको डिकोड करके आपको बताना होगा। बस छोटा सा एक स्टेटमेंट होगा कि किसी के मदर है, उसके फादर है, उसके ब्रदर है, उसके सिस्टर है, फिर उसके हस्बैंड के बीच में, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, उसका आंसर पूछ लेगा। सेकेंड टाइप का जो इसका क्वेश्चन होता है, छोटा सा पजल फॉर्म में होता है, यही इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और काफ़ी सारे आपके पास 5-6 लाइनों का एक पैराग्राफ होगा, जिसमें छोटी सी पजल फॉर्मेट में होगा, बस आप उसको सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। बस एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, फैमिली ट्री मतलब वही जनरेशन वाइज आप इसको ड्रॉ करते जाइए, बन जाएगा, है ना। थर्ड टाइप का जो इसका क्वेश्चन होता है वो कोडिंग फॉर्म में होता है। कोडिंग फॉर्म में क्या होता है कि यही सेम रिलेशन कोड के फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था, A इज़ द ब्रदर ऑफ B, इसकी जगह सेम क्या लिख देगा, A@B, @ रिप्रेजेंट फॉर ब्रदर। ठीक, A कॉपीराइट B, कॉपीराइट रिप्रेजेंट फॉर सिस्टर, A एप्सिलॉन B, एप्सिलॉन मीन्स सिस्टर या ब्रदर, कुछ भी आप ले लीजिए जो चाहे वो। तो ये इसका हो गया थर्ड टाइप। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में इतना ही आता है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई सा भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको अच्छे से करके जाइए। ठीक, थर्ड जो टाइप है इसका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए हर एग्ज़ाम में आपको ये मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले एक बेसिक लेवल की कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसमें एक ऊपर वर्ड लिखा होता है, एक नीचे वर्ड लिखा होता है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कुछ भी लिखा हो और यहाँ पर आपके पास इस टाइप से कुछ भी लिख गया हो, यहाँ पर आपको बस इनके बीच में रिलेशन बताना होता है। जैसे यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, यहाँ पर टुक लिखा हुआ है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सेम एक वर्ड दे देगा, आपको नेक्स्ट वाला बताना होगा। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ये सिर्फ SSC और रेलवे के ही काम का है, बैंक में ये नहीं आता। ठीक, चलो तो ये हो गया इसका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप इसका कौन सा होगा, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको चाइनीज़ कोडिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट लिखे होते हैं और उसके कुछ भी कोड होते हैं। कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, रीजनिंग इज़ माय सब्जेक्ट, इस टाइप से। जैसे आपके पास यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं रीजनिंग इज़ माय
सब्जेक्ट, ठीक। अब इसका कुछ भी कोड लिख देंगे, चाइनीज़ मतलब कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर TIKIPETK इस टाइप के कुछ कोड लिखे होंगे, 4-5 आपके पास सेंटेंस होंगे, इस टाइप से आपके पास कोडिंग में लिखा होगा। आपको बस कॉमन वर्ड का कोड निकालना होगा, जैसे आपसे पूछ लेगा बताइए इसका कोड क्या है, सब्जेक्ट का कोड क्या है, सेंटेंस देखते जाइए निकालते जाइए, ठीक। तो ये इसका सेकेंड टाइप, ये प्री के पेपर के काम का है, ये आपको क्लर्क में ज़्यादातर मिलेगा, SBI PO में तो बहुत मुश्किल है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। थर्ड जो इसका क्वेश्चन होता है, यही सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो रैंडमली कोड लिखे हुए हैं इसके जगह पर आपके पास लॉजिकल कोड होंगे। लॉजिकल कोड कैसे, जैसे इसी के लिए आपके पास लिखा होगा 18@P। अब यहाँ पर देखिए 18 का भी मीनिंग होगा, @ का भी कोई कोड होगा, P का भी मे भी रिप्रेजेंट हो सकता है कि यहाँ पर R है, R में -2 कर दीजिए तो यहाँ पर P आ जाएगा, ठीक। हो सकता है आपके पास R के लिए 18 यहाँ पर लिया हो सकता है यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर आपके पास जितने हो उसके लिए यहाँ पर @ लिख दिया हो, इस टाइप की कोडिंग आती है आपके। SBI PO के पेपर में आपको ज़्यादातर इसी टाइप की कोडिंग मिलेगी, बाकी तो जनरली जो है आपके क्लैरिकल या बैंकिंग के या SSC वगैरह के काम के, बाकी तो नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है ये भी बहुत इजी है, ये सभी एग्जाम में मिलेगा आपको, बैंक और SSC। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास डायरेक्शन होती है जैसे आपको मालूम है, वही डायरेक्शन आपके पास नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस टाइप के आपके पास डायरेक्शन गिवन होगी। इनकी सब डायरेक्शन भी गिवन हो सकती है आपके पास। इसमें भी आपके पास 2 टाइप से क्वेश्चन होंगे, एक जनरल इंस्ट्रक्शन होगा, एक पर्सन होगा जो अपने ऑफिस या होम से निकल रहा होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड मूवमेंट आपके पास गिवन होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन। देन आपके पास कोई एंडिंग पॉइंट पर पहुंचेगा और आपको बताना होगा फर्स्ट पॉइंट के रेफरेंस में बताइए लास्ट पॉइंट कि डायरेक्शन क्या है या डिस्टेंस क्या है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसका मतलब दोनों के बीच में या तो डायरेक्शन फाइंड आउट करना है या तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। सेकेंड टाइप होता है इसका पजल फॉर्मेट में। पजल फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन कैसे होगा, पजल फॉर्मेट में आपके पास कुछ या तो पर्सन होंगे या तो कार्स होंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं उसमें कार्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट हाफ में आपको लाइन का अरेंजमेंट करना होता है, सेकंड उसी से रिलेटेड आपको डायरेक्शन अरेंज करना होता है, ठीक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप SBI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन दोनों को तीनों को अच्छे से कर लिए, ठीक। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर को छोड़ दीजिए, वो पजल का पार्ट है, उसको बाद में देखते हैं। रैंकिंग वाला जो पार्ट है ये क्लैरिकल वगैरह में आता है, क्लर्क के लिए आप करना चाहो तो कर लो, बाकी SBI PO के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। रैंकिंग में आपके पास क्या होता है, रैंकिंग में आपके पास पर्सन होता है, जैसे क्लास में आपके पास नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग है 40-50 की स्ट्रेंथ है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स होंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे। इसमें बस आपको ये बताना होता है कि फ्रंट से किसी पर्सन की रैंक कितनी है या हो सकता है उस पर्सन के रेफरेंस में दूसरे पर्सन की रैंक क्या हो, लेफ़्ट या राइट का कॉम्बिनेशन होता है। सिंगल मार्क्स के लिए आता है, उससे ज़्यादा नंबर के लिए आता भी नहीं। तो आप क्लैरिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेशक उसको कर लीजिए, PO के लिए स्किप कर दीजिए, ठीक। ऑर्डर पजल है, उसको बाद में देखते हैं। डेटा सफिशिएंसी, देखो डेटा सफिशिएंसी एक कॉमन टॉपिक है, आपको एप्टीट्यूड में भी मिलेगा, रीजनिंग में मिलेगा और मैक्सिमम कई बार तो GA में भी ऐड कर देते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, डेटा सफिशिएंसी कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसमें होता क्या है जो आपके टॉपिक्स है वैसा ही सेम क्वेश्चन आता है, बस डिफरेंस इतना सा है कि इसमें डेटा चेक करना होता है कि सफिशिएंट है क्या नहीं। आपको कंडीशन गिवन होगी, 2 या 3 स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा और आपसे एक रिजल्टेंट पूछ लेगा। अब रिजल्टेंट में बस आपको इतना बार बताना पड़ेगा कि आपके पास जो गिवन फॉर्मेट में डेटा है उससे आप आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। अगर आंसर निकाल सकते हो मीन्स डेटा सफिशिएंट है, नहीं निकाल सकते नहीं है। और भी आपके 2-3 ऑप्शन होते हैं, ठीक। लास्ट है इसमें पजल, पजल को भी बाद में देखते हैं, उसको छोड़ दीजिए, है ना, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन नॉन वर्बल। तो ये बैंकिंग का चल रहा है SBI PO, तो आप अभी के लिए इसको स्किप कर दीजिए ना, फिर अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में आपके पास सबसे पहले टॉपिक है इनइक्वालिटी। देखिए इनइक्वालिटी का मतलब ही होता है जिसमें आपके पास कुछ मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, उसके रेफरेंस में आपको ये बताना होता है विच वन इज़ ग्रेटर लेसर। इस टाइप से आपके पास कुछ इक्वेशन लिखी होगी, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, इस टाइप से आपके पास इक्वेशन होगी और आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट करके आपको बताना होगा, ठीक। इसमें बस ये मैथमेटिकल सिंबल्स ही होते हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स के बीच में बस आपको बताना है विच वन इज़ ग्रेटर लेसर इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेसर देन इक्वल्स टू। तो ये जो इनइक्वालिटी वाला पार्ट है ये ओनली प्री में ही आता है और किसी इसमें मेंस में नहीं पूछते हैं, ठीक। लेकिन प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप SBI प्री के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्लैरिकल के लिए। PO के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि PO में ये उतना नहीं आता, क्योंकि ये काफ़ी इजी टॉपिक है और इजी है तो PO में बहुत कम चांस आएगा,
नेक्स्ट है मशीन इनपुट एंड आउटपुट। ये वाला जो टॉपिक है ये प्री में कभी नहीं आता, ये हमेशा मेंस में ही आता है। तो आप अगर मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक। मशीन इनपुट एंड आउटपुट में क्या होता है, नॉर्मल आपके पास अगर कोई मशीन है, जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास कोई मशीन है, यहाँ से अगर आप किसी मशीन में इनपुट देंगे तो यहाँ से एक आउटपुट आएगा। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप प्रिंट की कमांड करते हो तो एक प्रिंट आउट निकल जाता है, ठीक। बस वही सेम रोल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्चुअल मशीन नहीं होगी। मशीन जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है उसी टाइप के आपके पास गिवन होंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप गिवन होगा। आपके पास एक इनपुट होगा जिसमें इनपुट में आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। अब वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अरेंज होते जाएंगे, फिर लास्ट स्टेप में आपके पास आउटपुट होगा। वही सेम फॉर्मेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आपके पास कोई भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, उसी को सेम फॉर्मेट में। और वैसे ही आपके पास फिर क्वेश्चन आ जाएंगे स्टेप 1 से स्टेप 2 से। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, क्वेश्चन में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है उसको ड्रॉ करना। अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक से आप उसको बना सकते हैं ना। थर्ड टॉपिक है सिलॉक्स या सिलोजिज्म भी बोलते हो आप इसको। सिलॉक्स जो टॉपिक है ये मेनली प्री में ही आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लर्क हो, पीओ हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आजकल तो एसएससी और रेलवे में भी पूछ रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के लिए तो प्री में आता ही है, मेंस में भी पहले आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेंस में पूछ ले। अब देखिए इसमें जो सिलॉक्स में अभी करंट में पैटर्न चल रहा है, ये ज़्यादातर ओनली अ फ्यू वाला ही क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बेसिक से पूरा पढ़ेंगे अपन। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे इसको विदिन 10 सेकंड में 5 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। सिलॉक्स में इसके 3 पैटर्न चलते हैं। सबसे पहला पैटर्न होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट गिवन होता है सम ARB, ऑल ARB, ओनली अ फ्यू ARB। देन कंक्लूजन आपको बताना होता है वैलिड है या नहीं है। जैसे आपके पास गिवन है सम ARB, फिर नीचे आपके पास कंक्लूजन लिखा होगा ऑल ARB, आपको बस इतना बताना होगा विच वन इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक। इस टाइप से निकालना होगा इसमें। सेकंड जो फॉर्म आता है इसका वही कोडिंग फॉर्म है। जैसे ब्लड रिलेशन में आपने क्या किया था, A@B, @ रिप्रेजेंट फॉर ब्रदर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस @ का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर या तो सम, या तो ऑल, या तो फिर आपके पास नो, या तो सम नॉट। 4 ही टाइप होते हैं, इनमें से एक ने एक आएगा ही, ठीक। थर्ड जो इसका टाइप होता है वो रिवर्स सिलॉक्स। रिवर्स सिलॉक्स एक ही बार आया है, वो भी क्लैरिकल के पीओ के मेंस में। हो सकता है SBI इसको पूछ ले, बाकी तो बहुत कम चांसेस है रिवर्स सिलॉक्स आने के, लेकिन रिवर्स सिलॉक्स भी अपन पढ़ेंगे इसको। लास्ट है डिसीजन मेकिंग इसका, ठीक। डिसीजन मेकिंग जो टॉपिक होता है ये बहुत ईजी है, इसको आप अलग से प्रिपेयर भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्रिपरेशन करने की आपको अलग से इसको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप किसी भी फॉर्म को भरते हो तो फॉर्म को भरते वक्त हमेशा जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो नोटिफिकेशन को पहले आप अच्छे से पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ते हो, सबसे पहले आप क्राइटेरिया देखते हो, क्योंकि आप क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। तो आपके 10th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, देन एक्सपीरियंस, या फिर आपकी जो स्ट्रीम है वो मैच हो रही है कि नहीं, जो भी पोस्ट है उसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल, असेंशियल, जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन होते हैं वो सारी चीज़, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जब आपकी मैच होती है देन आप देखते हो कि आप फिट हो, एलिजिबल हो, देन आप अप्लाई कर देते हो। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन आता है, इसमें भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेक करते हो। आपके पास एक स्टूडेंट होगा, उसकी सारा बायोडाटा आपके पास गिवन होगा और ऊपर आपके पास क्वेश्चंस का फॉर्मेट गिवन होगा जिसमें डेटा गिवन होगा। बस आपको मैच करना होगा कि आपके पास जो स्टूडेंट का बायोडाटा है वो कंडीशन से मैच हो रहा है या नहीं। जैसे डेटा सफिशिएंसी में करते थे वही सेम फॉर्मेट में ये भी क्वेश्चन, ठीक। ये वाला जो पोर्सन है ये भी मेंस में ही आता है। आप इसको प्री के लिए प्रिपेयर नहीं करिए तो मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक। लास्ट वन जो आपके पास टॉपिक है लॉजिकल। लॉजिकल जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में आता है। आप अगर रेलवेज़ का पेपर दोगे तो भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, SSC का या किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दोगे तो भी मिल जाएगा, या बैंकिंग सेक्टर में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे मेंस में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता है और इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपका लॉजिकल थोड़ा ठीक हो तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, सबसे पहला जो इसका पार्ट है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, अज्यूम करना, ठीक। अगर किसी पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट बोला है तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, बस आपको इतना ही बताना होता है कि उस पर्सन ने क्या अज्यूम करके ये स्टेटमेंट बोला होगा, ठीक। अब इसके जो आंसर भी होते हैं हमेशा इम्प्लिसिट आपको गिवन होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, दो ही फॉर्म में आते हैं। क्योंकि देखिए इसका आंसर कभी भी डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट को बोला है वही इसका वैलिड आंसर बता सकता है कि उसने क्या सोच के बोला है। हम सिर्फ इतना बार बता सकते हैं कि उसने क्या सोच के बोला होगा,
बाकी हम करेक्ट नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी कुछ लिख के गए हैं तो वो सिर्फ वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों लिखा था। हम सिर्फ इतना अजम्पशन कर सकते हैं कि क्या सोच के लिखा होगा। तो अजम्पशन का मतलब आपके पास वही होता है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं, आपको उसका अजम्पशन देख के बताना होता है कि अजम्पशन वैलिड है या नहीं। ठीक। सेकेंड वन है स्टेटमेंट और आर्गूमेंट। जैसे आप ग्रुप डिस्कशन करते हो वही सेम टॉपिक यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपके पास आर्गूमेंट का नेगेटिव मीनिंग नहीं है। यहाँ पर आर्गूमेंट का मतलब है पॉजिटिव हेल्दी डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड है। इसमें आपके पास क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, कोई सा भी स्टेटमेंट हो गया, किसी भी पॉलिटिकल लीडर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, या फिर किसी भी जनरल कोई भी स्टेटमेंट है, उस पर आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट में आप अपना व्यू दे सकते हो, यस के भी फॉर्म में, सपोर्ट भी, अगेंस्ट भी। बस एक ही कंडीशन होती है कि आपका जो भी आर्गूमेंट होगा वो रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक। अगर रिलेवेंट है देन आपका वैलिड है, अदरवाइज नहीं। देखो सपोर्ट या अगेंस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सपोर्ट भी करो तो भी ठीक है, अगेंस्ट में रहोगे तब भी ठीक है, लेकिन बस प्रॉब्लम कहाँ है, रिलेवेंट डिस्कशन होना चाहिए। अगर रिलेवेंट आर्गूमेंट है तो ही वैलिड है, इनरिलेवेंट नहीं होता। अच्छा, रिलेवेंट का मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कुछ भी, जैसे आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल पर पॉलिटिकल डिबेट देखोगे तो पॉलिटिकल डिबेट में यही होता है कि एक न्यूज़ चैनल का एंकर होगा, एक कोई भी आपके पास आज तक जी न्यूज़ वाला या कोई भी होगा, कोई भी हो सकता है, और सेकंड कोई भी जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब आ जाते हैं, और कुछ जनरल पब्लिक्स होती है, उनके बीच में डिस्कशन होता है। तो उनके बीच में जो डिस्कशन होता है वो इनरिलेवेंट ही होता है, क्योंकि जब भी आप उस डिस्कशन को देखोगे तो उससे कोई कंक्लूजन भी नहीं निकलता, और वो जो बातें होती है उसका कोई सेंस भी नहीं होता है, वो सारी चीज़ें इनरिलेवेंट होती है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास में स्टूडेंट है, अब जैसे अगर किसी स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए आपने होमवर्क करके क्यों नहीं आए, अब वो मुझे उसका आंसर दे रहा है कि सर पूरी क्लास भी तो करके नहीं आई। देखिए ये है इनरिलेवेंट आंसर। इनरिलेवेंट आंसर का क्या मतलब है, मैंने आपसे पूछा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया और आप बता रहे पूरी क्लास ने भी तो नहीं किया, ये है इनरिलेवेंट डिस्कशन। ठीक। थर्ड है आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, आपके पास एक सिचुएशन गिवन होगी और आप उसको हैंडल कैसे करते हो। ठीक। हैंडल करने के लिए आप कोई भी सॉल्यूशन ला सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे कोई नई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। ठीक। लास्ट है, सेकंड लास्ट है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, देखिए अगर कुछ भी स्टेटमेंट है या कोई भी कंडीशन है तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न होगा ही। रीज़न ही जो होता है वो उसका कॉज होता है, और उसके कारण जो होता है वो इफेक्ट है। ठीक। सॉरी, जैसे देखिए कोई भी है, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है तो नॉइज़ पोल्यूशन के पीछे कोई रीज़न होगा, ग्लोबल वार्मिंग है उसके पीछे रीज़न होगा। रीज़न कॉज को रिप्रेजेंट करेगा और जो उसका हो रहा है इफेक्ट वो इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट है आपका ड्राइंग इन्फ्लुएंस। ये ज़्यादातर एसबीआई पीओ में ही आता है, अदरवाइज बाकी सब एग्जामों में नहीं आता। एसबीआई पीओ ही पूछता है ज़्यादातर ड्राइंग इन्फ्लुएंस, है ना। ड्राइंग इन्फ्लुएंस क्या होता है, ड्राइंग इन्फ्लुएंस में आपके पास जैसा इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वही सेम फॉर्मेट में ड्राइंग इन्फ्लुएंस भी होता है। एक आपके पास पैराग्राफ गिवन होगा, पैराग्राफ को आप रीड करिए, जैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछते हैं वही सेम फॉर्मेट में ड्राइंग इन्फ्लुएंस। बस डिफरेंस क्या आता है, इसमें इसके आंसर डिफरेंस हो जाते हैं। वहाँ पर आपको क्या बताना होता है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका पैराग्राफ में देख के आंसर नहीं, यहाँ पर आपको बताना होता है आंसर आपका डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है या प्रोबेबली ट्रू है, प्रोबेबली फॉल्स। ठीक। तो ये है आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस। तो अगर आप एसबीआई पीओ के लिए कर रहे हो तो लॉजिकल के हर एक टॉपिक करिए, ये आपको मेंस में हेल्प करेगा। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हो तो इनइक्वालिटी को प्री के लिए करिए। ठीक। मशीन इनपुट एंड आउटपुट सिलॉक्स, मशीन इनपुट एंड आउटपुट मेंस में ही आता है, ये प्री के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। सिलॉक्स दोनों के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, हो सकता है रिवर्स सिलॉक्स आ जाए आपके एग्जाम में। डिसीजन मेकिंग ये मेंस का टॉपिक है। ठीक। नॉन वर्बल ये बैंकिंग में नहीं आता तो आप बैंकिंग के लिए इसको स्किप कर सकते हो। अगर आप एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत कम चांस है, आप उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। ब्लड रिलेशन करके जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी आता है मेंस में भी आता है, दोनों में हेल्प करेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस ये भी प्री में आता है मेंस में आता है, ये भी हेल्प करेगा। रैंकिंग किसी काम की नहीं है, रैंकिंग का आप पीओ को छोड़ दीजिए, क्लर्क के काम का है। ऑर्डर और बच जाएगा आपका पजल। ठीक। अब अपन देखते हैं कि ये ऑर्डर और पजल है क्या चीज़ है। देखिए अगर मैं रीजनिंग को वेटेज के फॉर्म में डिवाइड करूं
तो वेटेज के फॉर्म में अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका 70% जो नंबरिंग के हिसाब से है, कंटेंट वाइज है, वो रीजनिंग में एक ही है, पजल। अगर आप किसी भी पीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 70% जो वेटेज है वो पजल का ही है, ठीक। सेकंड, अगर आप इसके 20% सिलेबस की बात करेंगे तो 20% के जो सिलेबस है उसमें बच जाएगा, वो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक। ये मेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, प्री में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है लेकिन मेंस में यही है, ठीक। अब 10% जो बच जाता है आप उसको मिसलेनियस में काउंट कर लीजिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जैसे डेटा सफिशिएंसी है या कुछ उस टाइप से क्वेश्चन जो पूछ लेगा, वो सब आप उसको मिसलेनियस में रख लीजिए, है ना, ठीक। फर्स्ट है आपके पास अब पज़ल। देखो रीजनिंग में आप पज़ल को अगर छोड़ दोगे, बाकी सब कर लोगे तो आप कभी भी पास नहीं हो सकते, तो इसीलिए पज़ल को कभी स्किप मत करिएगा। पज़ल ही सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखिए पज़ल में आपके पास क्या क्या टाइप है, तो देखिए पज़ल जो आपके पास होती है मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है वेरिएबल बेस्ड, सेकंड होती है कॉम्बिनेशन, है ना। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, देखिए आपके पास वेरिएबल्स मीन्स होता है किसी भी पज़ल में आपके पास कितनी वैरायटी के इसमें टाइप्स गिवन है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला आपसे कि 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ठीक। टोटल आपके पास 8 पर्सन है, सभी इनसाइड देख रहे हैं, तो ये है आपके पास सिंगल वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है पर्सन, ठीक। अब यही इसमें मैं थोड़ा सा और एक स्टेटमेंट ऐड कर दूं, इसमें अगर मैं ऐसे लिख दूं, दे लाइक डिफरेंट कार्स, अब सेकंड वेरिएबल मिल गया इसमें कार, मैं बोल दूं दे लाइक डिफरेंट कलर्स, या फिर बोल दूं दे डिफरेंट लाइक पेन, दे डिफरेंट लाइक मार्कर्स। तो जितने भी इसमें मैं ऐड करते जाऊंगा ये वेरिएबल्स होगा। तो अगर मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया सिंगल वेरिएबल, कलर ऐड कर दिया तो सेकंड वेरिएबल हो गया, कार का कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया थर्ड वेरिएबल हो गया, उन सभी के एजुकेशन ऐड कर दिए फोर्थ वेरिएबल हो गया। उनके पर्सन से रिलेटेड में जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी आपके पास वैरायटी की इंफॉर्मेशन होगी सॉरी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये सभी आपके पास वेरिएबल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल बेस्ड पजल। जनरली जो प्री होता है उसमें सिंगल या डबल वेरिएबल ही आता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, विद इन टाइम आप कर नहीं पाओगे। सेकंड जो टाइप होता है पजल का कॉम्बिनेशन बेस्ड, ठीक। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है या तो आपके पास इंडिविजुअल हो या तो कॉम्बिनेशन हो। अब देखिए पजल जो है आपके पास सबसे जो पहला पार्ट होता है ब्लड रिलेशन, सेकंड जो आपके पास पार्ट आता है पजल का ऑर्डर, और थर्ड जो पार्ट आता है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक। ये 3 टाइप की जनरली आपके पास पजल होती है। फर्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होता है आपके पास, ब्लड रिलेशन में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ब्लड रिलेशन में आपके पास एक फैमिली से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और आपको एक फैमिली ट्री ड्रॉ करके बताना होता है कि बस किस पर्सन का किससे क्या रिलेशन है, ठीक। तो ये होती है ब्लड रिलेशन की पजल। सेकंड होता है ऑर्डर। ऑर्डर की पजल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टाइप होते हैं। ऑर्डर की पजल क्या होती है, जैसे आपके पास कुछ फ्लोर्स गिवन है तो फ्लोर जो बेस्ड पजल होती है वो ऑर्डर का सेक्शन होता है। सेकंड आपके पास कौन सी पजल, जैसे फ्लोर हो गया, मंथ हो गया, डेज हो गया, डेट हो गया, इस टाइप के आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आ सकता है, आपके पास फ्लोर है, मंथ है, डेज है, डेट है, इन कॉम्बिनेशन में आ सकता है। या फिर आपके पास किसी भी पर्सन की हिरार्की गिवन हो सकती है। हिरार्की बेस्ड मीन्स आपके पास कोई ऑर्डर गिवन होगा, जैसे किसी मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, जीएम है, जनरल मैनेजर है, इस टाइप से आपके पास अलग अलग टाइप से गिवन होगा, तो ये हिरार्की भी ऑर्डर वाले इसमें ही आ जाती है। तो फ्लोर बेस्ड हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, डेज बेस्ड हो गया। मंथ जिसमें आपके पास मंथ के कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप से। डेज मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस टाइप से गिवन होगा। डेट आपके पास पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 10, इस टाइप से आपके पास गिवन होगा। तो फ्लोर बेस्ड जो पजल होती है, मंथ, डेज, डेट, ये सभी आपके पास ऑर्डर सेक्शन में आती है। ऑर्डर सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास गिवन होता है प्रेफरेंस। आप जब भी किसी चीज़ के ऑर्डर बेस्ड पजल बनाओगे तो ऑर्डर बेस्ड पजल में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप किस एलिमेंट को फिक्स करते हो।
तो एलिमेंट जिसको भी हमेशा फिक्स करोगे उसको याद रखिएगा उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप पज़ल को आसानी से बना पाओगे। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को फिक्स कर दोगे जिससे इन्फॉर्मेशन सबसे कम होगी तो आपको पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे अगर इनमें से आपके पास कुछ भी गिवन हो तो आप हमेशा इसी को फिक्स करिए। ठीक, चलो आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पर। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले जो आपके पास गिवन होता है सर्कल बेस्ड पजल, जिसमें आपके पास एक सर्कल गिवन होता है। सर्कल में आपके पास नंबर ऑफ पर्सन होंगे, इनसाइड होंगे, आउटसाइड होंगे, इस कॉम्बिनेशन में आपको अरेंज करना होगा। ठीक, सेकंड जो क्वेश्चन आता है इसका लाइन बेस्ड। अब देखो लाइन भी आपके पास दो टाइप से हो सकती है, एक सिंगल लाइन एक डबल लाइन का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपके पास हो सकता है कि कुछ पर्सन गिवन हो या तो सिंगल लाइन में या तो डबल लाइन में। अब लाइन में होंगे तो इनकी डायरेक्शन भी होगी, या तो नॉर्थ साइड होंगे या तो साउथ साइड होंगे, या हो सकता है आपके पास जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी जगह वर्टिकल लाइन हो तो ईस्ट और वेस्ट भी ले सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड जो इसका टाइप होता है वो होता है डायग्राम बेस्ड। अब देखो डायग्राम में आप मैथ्स के कोई भी डायग्राम ले लो, जैसे आप चाहो तो ट्रायंगल ले लो, चाहो तो स्क्वायर ले लो, चाहो तो रेक्टेंगल ले लो, किसी भी टाइप के आप डायग्राम को बना सकते हो। या अगर आपको और कोई डायग्राम अच्छा लगता है तो उसको भी बना लो, जैसे पेंटागन है या फिर आपके पास हेक्सागन है, सेप्टागन है, ऑक्टागन है, जो आपको चाहे उस टाइप का डायग्राम बना लीजिए। देखो डायग्राम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप किसी पर्सन को, क्योंकि बैठाना तो आपको पर्सन को ही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए पेंटागन भी बना दे रहा हूँ और पेंटागन के ऊपर एक सर्कल बना दे रहा हूँ तो बन तो गई सर्कल की पजल, कोई डिफरेंस तो है नहीं दोनों में। तो डायग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कोई भी डायग्राम गिवन हो, बस आपको सर्कल की पजल बनाते आती है, मतलब आप बाकी सब बना लोगे। ठीक, लाइन की पजल में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि लाइन में आपके पास एंड्स होते हैं और ये सभी डायग्राम में एंड्स नहीं है, तो बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ये है आपके पास पजल, तो ये है आपके पास इंडिविजुअल पजल। इंडिविजुअल पजल में आपके पास या तो ब्लड रिलेशन होगा तो ब्लड रिलेशन ही होगा, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर ही होगा, सिटिंग अरेंजमेंट होगा तो सिटिंग अरेंजमेंट ही होगा। ठीक, कॉम्बिनेशन की पजल में होता है जिसमें आपके पास कॉम्बिनेशन गिवन होते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके पास एक सर्कल हो और जिसमें पर्सन जो बैठ रहे हों उनके बीच में कुछ रिलेशन भी हो, तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए सर्कल में आप पर्सन को बैठा रहे हो और वो सभी किसी फ्लोर में हो तो वो भी बन सकते हैं। तो इस टाइप के जो आपके पास कॉम्बिनेशन होते हैं ये होती है कॉम्बिनेशन की पजल। अब हो सकता है कि इसमें वेरिएबल्स भी आपके पास बढ़ाते जाए तो वेरिएबल प्लस कॉम्बिनेशन की पजल बन जाएगी। तो इसीलिए रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पजल ही है, क्योंकि इसी में रीजनिंग का मैक्सिमम पार्ट आ जाता है। तो आप कभी भी अगर पीओ के लिए तैयारी करोगे तो पजल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पजल पर ही कमांड करना होगा। ठीक, अब मैं आपको पजल एक्सप्लेन करूँगा तब बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या टाइप है इसमें। चलो, आपका जो नेक्स्ट करंट अभी जो एग्ज़ाम है वो है SBI PO। देखो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले उसकी कट ऑफ अच्छे से पता कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कितने नंबर लाना है तब तक आप उस टाइप से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको जो अच्छा लगेगा या जितना आपसे बनेगा उतना ही करोगे, लेकिन आपको पता होगा कि कितने नंबर तक लाना है तो कोशिश थोड़ा ज़्यादा करोगे। ठीक, अगर आप SBI की बात करोगे तो SBI 2019 के प्रीलिम्स की जो कट ऑफ गई थी ये गई है आपकी 71 नंबर। ठीक, अगर 2018 की बात करोगे तो 2018 में जो प्री की कट ऑफ गई थी वो है 56। ठीक, 56.75 है, तो आप उसको 57 ही कंसीडर कर लो तो भी चलेगा। ठीक, चलो ये कट ऑफ मैंने जनरल की बताई है, आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप उसको देख लेना है ना। ठीक है, 2017-16 की भी आप कट ऑफ देख सकते हो, लेकिन उतने पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 17 और उससे पहले के जो एग्ज़ाम होते थे उसमें सेक्शनल कट ऑफ थी, और जहाँ सेक्शनल कट ऑफ होती है वहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ कम जाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लो कोई सेक्शन हार्ड आ गया तो उसमें कोई भी पर्सन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब जो SBI का पेपर कंडक्ट हो रहा है इसमें आपके पास सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है। तो आप जितना भी स्कोर करोगे बस आपको उतना ही, उसी के बेसिस पर मेंस के लिए एंट्री मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब मेंस का अगर आप इसका कट ऑफ देखोगे तो प्री जो है आपके पास 100 मार्क्स का है। मेंस की बात करोगे तो मेंस का जो लास्ट का कट ऑफ था वो 104 था जनरल के लिए, और जो लास्ट के लिए था ये था आपके पास 89.09 है ना, आप उसको 90 ले लो अप्रोक्स। ठीक है, तो ये है आपके पास मेंस और प्री का कट ऑफ। ठीक,
ये जो है आपके पास प्री, ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें रीजनिंग आपके पास 35, क्वांट 35, इंग्लिश 30 है ना। और जो ये आपके पास मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस का एग्ज़ाम आपके पास होता है 200 प्लस 50 डिस्क्रिप्टिव है ना। तो ये 250 के नंबर है ना, आउट ऑफ 250 है और ये आउट ऑफ 100 है। अब देखिए यहाँ पर कितना चेंज आ गया है 18 से 19 में। तो 20 में अगर आपको सिक्योर कट ऑफ चाहिए तो 20 अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम आप इससे प्लस ही नंबर लाइए, क्योंकि अगर इतने ला लोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, आप मेंस के लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप 84 तक का नंबर ला लीजिए ना। अब 84 लाना है तो आपको तीनों सेक्शन से लाना है, तो आपको हर एक सेक्शन में बेस्ट देना होगा, तभी आप नंबर ला सकते हो। रीजनिंग थोड़ा सा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जल्दी हो जाते हैं, अगर पजल को छोड़ दो तो बाकी सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स लग जाती है, जल्दी जल्दी आंसर आ जाते हैं। सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। तो रीजनिंग में आप कम टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर SBI का एग्ज़ाम है तो आप 30 या 30 प्लस ला सकते हो अगर अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे तो इसीलिए आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको 84 नंबर स्कोर करना है तो रीजनिंग एक आपके पास प्री के लिए काफ़ी अच्छा है, जिससे आप काफ़ी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके पास कट ऑफ। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप निकालना हो तो पहले क्वालिफाई करना है तो आप उसकी जन्म कुंडली निकाल लो, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कितने स्कोर करना है तो आप किस बेसिस पे प्रिपरेशन करोगे। तो इसीलिए पहले आप कट ऑफ को ठीक से देखिए, कौन कौन से आपके पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, कौन से मेंस के लिए, सबको आप अलग से नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए और सारे टॉपिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर SBI PO हो तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है आपको, पजल पर। ठीक, तो ये है आपका SBI PO। तो नेक्स्ट आपके पास जो भी क्लास लगेगी मैं उससे नए टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। ये आपके SBI PO का जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे आपको। ठीक है, तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप चाहो इस वीडियो को शेयर करिए। जो ऐसे पर्सन हैं जिनके पास पैसा नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक, चलो, थैंक यू।